नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शादी के बाद अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव को लेकर चिंतित हैं? खास तौर पर आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम अपडेट करवाना। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 2025 में अब आपको इस काम के लिए आधार सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब यह सब आप घर बैठे एक क्लिक में कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको आगे इसी शो में। फिर उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी के साथ साथ एक और बड़े संकट से जूझ रहा है, बिजली कटौती। प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और आलम यह है कि ऊर्जा मंत्री की सख्त चेतावनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी भी बेअसर साबित हो रही है। कागज में भले ही भरपूर बिजली होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। फिर गूगल मैप, जो सफर को आसान बनाने वाला एक बेहतरीन टूल माना जाता है, कई बार आंख मूंद कर इस पर भरोसा करना भी भारी पड़ सकता है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां गूगल मैप के भरोसे यात्रा करना जानलेवा साबित हुआ है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा होते होते बचा है नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में। पूरा मामला बताएंगे हम आपको विस्तार से आगे। फिर सरकार ने डिजिटल कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के साथ साथ नियमों के उल्लंघन का आरोप है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसान पहुंच से रोकना और डिजिटल कंटेंट को कानूनी व नैतिक मानकों के अनुरूप बनाना है। शादी के बाद सिर्फ नाम और रिश्ता ही नहीं बदलता, बल्कि कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव करवाने पड़ते हैं और उन्हीं में से एक है आधार कार्ड। अक्सर महिलाओं को शादी के बाद इसमें पिता के नाम की जगह पति का नाम अपडेट करवाना पड़ता है, लेकिन अब यह प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। अब सरकारी एक ऐप से आप घर बैठे आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अपडेट या उसमें सुधार करवा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस तरीके को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या शादी के बाद पिता के नाम की जगह पति का नाम अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि यह पूरी तरह से आपकी निजी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अपने आधार कार्ड में पिता का नाम रखना चाहते हैं या फिर पति का। आपको बता दें कि आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारियों का सटीक और सही होना बेहद जरूरी है। हालांकि अगर आप किसी खास सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या वीजा एप्लीकेशन या पासपोर्ट बनवाने जैसे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में आधार में पति का नाम होना आपके लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम कैसे अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सीधी है और आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल खोलकर SSUP सर्च करना होगा। फिर उसके बाद सर्च रिजल्ट्स में आने वाले सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें। यह UIDAI की आधिकारिक सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल है। अब आपको अपने आधार नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपडेट एड्रेस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। यह वह विकल्प है जिसके माध्यम से आप किसी परिवार के मुखिया के आधार पर अपना पता अपडेट कर सकते हैं। अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको उस व्यक्ति का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपके साथ उनका रिश्ता जैसी जानकारी भरनी होगी जिसका नाम आप अपने आधार में अपडेट करना चाहते हैं, जैसे पति या फिर पिता का नाम। फिर आपको एक दस्तावेज भी अपलोड करना होगा जिससे संबंधित शख्स के साथ आपके रिश्ते का पता चलता हो। पति के मामले में यह आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके बाद आपको 50 रुपए की एक छोटी सी फीस भरनी होगी। यह भुगतान आप UPI के जरिए भी कर सकते हैं। फीस का भुगतान करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी
और आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें एक SRN नंबर दिया होगा। इस नंबर को भविष्य के लिए आप नोट कर लें। आपका काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। SRN नंबर मिलने के बाद अब एक और महत्वपूर्ण स्टेप है। अब आपको फिर से SSUP सर्च करने पर आने वाले लिंक में उनका आधार नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करना होगा, जिनका नाम आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट करना है, यानी आपके पति या फिर पिता का नाम। फिर लॉगिन करने के बाद आपको फिर से अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद जो SRN नंबर आपको पहले मिला था उसे एंटर करके एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा और बस यह सब करने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो देखा आपने, अब शादी के बाद आधार कार्ड में पिता या पति का नाम बदलना कितना आसान हो गया है। आपको आधार सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं, प्रदेश में कम मांग और तकनीकी कारणों का हवाला देकर 2065 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता घंटों कटौती झेलने को मजबूर हैं। गांव में तो स्थिति इतनी बदतर है कि मुश्किल से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि सरकारी दावे 18.50 घंटे की आपूर्ति के हैं। शहरों में भी ट्रिपिंग ने लोगों की नींद हराम कर रखी है और इसी को देखते हुए अब सरकार ने फीडर वॉर निगरानी की एक नई रणनीति बनाई है। लेकिन क्या इससे कुछ सुधार आएगा? विस्तार से बताते हैं। इसे यूपी में करीब 3.50 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। 10 जून की रात को 10:45 पर 32,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड भी बना था। इन दिनों प्रदेश में बिजली की मांग 23,566 मेगावाट है। कागजों में दावा किया जाता है कि शहरी इलाकों में 24 घंटे और गांवों में 18 से लेकर 19 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। शहरों में लोग लगातार हो रही ट्रिपिंग से परेशान हैं। अकेले लखनऊ में ही 24 घंटे में 8 से 10 बार ट्रिपिंग आम बात हो गई है। ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है, जहां बिजली आपूर्ति के दावों और वास्तविक स्थिति में करीब 8 घंटे का अंतर है। इस अंतर को लोकल फॉल्ट का नाम दिया जा रहा है। कहीं भी फॉल्ट होने पर उसे ठीक करने में घंटों लग जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता बेहाल है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह पूरी तरह से प्रबंध की असफलता है। दरअसल इस समय प्रदेश में कुल 2065 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप पड़ा है। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 660 मेगावाट की एक इकाई बॉयलर लीकेज के कारण बंद है। 200 मेगावाट की यह इकाई अन्य तकनीकी गड़बड़ से बंद है। 105 मेगावाट की इकाई कम मांग के कारण बंद की गई है, तो वहीं 660 मेगावाट की इकाई भी बिजली की कम मांग की वजह से 5 अगस्त तक बंद की गई है। 440 मेगावाट की 4 यूनिटें भी 31 जुलाई तक कम मांग के चलते बंद कर दी गई हैं। हालांकि सवाल यह है कि जब प्रदेश में कटौती से हाहाकार मचा हुआ है, तो कम मांग के नाम पर इतनी इकाइयां बंद क्यों रखी गई हैं? ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक कागज में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति होने के बाद भी उपभोक्ताओं को घंटों कम बिजली मिलने के कई कारण हैं। जैसे प्रदेश में बिजली की लाइनें 20 से 30 किलोमीटर लंबी और बेहद जर्जर हालत में हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे फॉल्ट ढूंढने और उसे ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। यदि कहीं इंसुलेटर फट गया है तो उसे पोल टू पोल चेक करने में काफी समय लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 132 केवी के बिजली घर दूर दूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि दिल्ली की तरह हर 3 से 5 किलोमीटर पर DPM यानी ज्वाइंट बॉक्स बन जाएं, तो ट्रिपिंग की जानकारी जल्दी मिल सकेगी, क्योंकि एक जेई के भरोसे 2 से 3 उपकेंद्र हैं, जिससे आपूर्ति प्रभावित होती है। इस गंभीर स्थिति पर विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि बारिश के मौसम में ब्रेक डाउन होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे निपटने के लिए पहले से रणनीति बनानी चाहिए। उनका सुझाव है कि निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए
और निगमों को रोस्टर खत्म करके 24 घंटे आपूर्ति करनी चाहिए, ताकि लोकल फॉल्ट होने पर भी कम से कम 15 से 18 घंटे बिजली मिल सके। वहीं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि बिजली होने के बावजूद उपभोक्ताओं को ना मिलने का मतलब है कि प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगमों में मटेरियल और मशीनें तो हैं, लेकिन मैन पावर गायब है। ब्रेकडाउन की निगरानी करने वाले पेट्रोलमैन के पद खत्म कर दिए गए हैं, लाइनमैन नाम मात्र के हैं और करीब 20,000 संविदा कर्मियों की छटनी कर दी गई है। लिहाजा निगरानी तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। इस पूरे मामले पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का कहना है कि लोकल फॉल्ट दूर करने के लिए फीडर स्तर पर रणनीति बनाई गई है। तारों से लेकर ट्रांसफार्मर तक में सुधार का काम चल रहा है और RDSS योजना के तहत भी सुधार के कार्य हो रहे हैं, जिसका असर जल्द ही दिखेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो जितनी बिजली लें उसका बिल भी अनिवार्य रूप से अदा करें, क्योंकि इससे बिजली सुधार के कार्य तेजी से होंगे और सबको राहत मिलेगी। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार की यह नई फीडर वॉर निगरानी की रणनीति कब तक प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस भीषण बिजली कटौती से निजात दिला पाती है। फिलहाल आम जनता भीषण गर्मी और बिजली संकट दोनों से जूझ रही है। अब बात करते हैं नवी मुंबई के बेलापुर इलाके की, जहां देर रात गूगल मैप के भरोसे चल रही एक महिला की गाड़ी सीधे खाड़ी के पानी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि महिला उसमें बहने लगी। खैर, गनीमत रही कि मौके पर मरीन सिक्योरिटी पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने अपनी सतर्कता दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। लेकिन इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे मुंबई के शिवड़ी से उल्वा की तरफ जा रही एक महिला ने रास्ता पता करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया। गूगल मैप के सहारे ड्राइव कर रही यह महिला एक गलत दिशा में मुड़ गई। पुल पर जाने की बजाय वह सीधे नीचे के रास्ते की ओर बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि गूगल मैप में यह रास्ता किसी सामान्य सड़क की तरह ही दिख रहा था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी थी। असल में वह रास्ता खाड़ी की ओर जा रहा था, जो कि ध्रुव तारा जेटी के पास स्थित है। महिला को उस ओर जाते ही उनकी कार सीधे खाड़ी के पानी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि महिला भी उसमें बहने लगी। इस गंभीर स्थिति में एक बड़ी राहत यह रही कि यह घटना मरीन सिक्योरिटी पुलिस की नजर में आ गई। उन्होंने बिना देर किए तत्परता दिखाई और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मरीन सिक्योरिटी पुलिस ने अपनी रेस्क्यू बोट और गश्ती टीम की मदद से महिला को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। यह उनकी त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा था कि एक बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान बच गई। महिला को सुरक्षित निकालने के बाद क्रेन की मदद से उनकी कार को भी खाड़ी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश और विदेश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां गूगल मैप के गलत दिशा निर्देशों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई बार तो जान का खतरा भी बना है। इस घटना के बाद मरीन सिक्योरिटी पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे अनजान रास्तों पर यात्रा करते समय गूगल मैप का उपयोग अत्यधिक सतर्कता के साथ करें। हमेशा आसपास के संकेतों और अपनी समझ का भी इस्तेमाल करें। सिर्फ गूगल मैप पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। याद रखें, तकनीकी उपकरण सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा 100% सटीक नहीं होते हैं, खासकर जब बात अनजान या दुर्गम रास्तों की हो। तो अगली बार जब आप गूगल मैप का उपयोग करें तो थोड़ी सावधानी बरतें। आपकी एक छोटी सी सतर्कता एक बड़े खतरे को टाल सकती है, इसलिए सुरक्षित यात्रा करें। अब आपको बताते हैं, सरकार ने डिजिटल कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया, इसके पीछे कई मंत्रालयों और संगठनों का गहन विचार विमर्श है। गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लीगल अफेयर्स विभाग, उद्योग संगठनों FICCI और CII, साथ ही महिला बाल विकास अधिकार विशेषज्ञों से सलाह के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल स्पेस में किसी भी प्रकार के अनैतिक और अवैध कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जारी की गई लिस्ट के अनुसार जिन 25 OTT प्लेटफॉर्म्स और एप्स पर अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में बैन लगाया गया है, उनमें शामिल हैं ये एप्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरकार ने यह कार्रवाई विभिन्न कड़े कानूनों के तहत की है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67(1), जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 292, इसमें अश्लील पुस्तकों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिबंध अधिनियम 1986। यह पहली बार नहीं जब सरकार ने अश्लील कंटेंट पर इतनी बड़ी कार्रवाई की हो। पिछले साल भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसी तरह के कारणों से 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त 19 संबंधित वेबसाइट्स, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि बैन किए गए इन ऐप्स में से कुछ के गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड थे, जबकि कई अन्य के 50 लाख से अधिक डाउनलोड थे। ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जरिए छोटे क्लिप्स, ट्रेलर और लिंक शेयर करके यूजर्स तक अपनी पहुंच बनाते थे। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के मिलाकर 32 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो इनकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। सरकार के इस फैसले पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का भी रिएक्शन सामने आया। हाल ही में मीडिया से बातचीत में सोनू सूद ने इन 25 OTT प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट्स और एप्स को बैन करने के सरकार के फैसले का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा, सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, देर आए दुरुस्त आए। सोनू ने आगे गर्व जताते हुए कहा कि भारत सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, जिससे अंत में हमारे समाज को ही फायदा होगा, खासकर बच्चों और युवाओं पर गलत कंटेंट के प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का साफ संदेश है कि अगर डिजिटल कंटेंट कानून और सामाजिक नैतिकता के दायरे में उसके बाहर अगर जाएगा तो ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह दिखाता है कि सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट की निगरानी और विनियमन को लेकर काफी गंभीर है, ताकि एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे आईना सच का में। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, आज की दुनिया में जहां सूचना का सैलाब है, अपनी सोच को स्पष्ट रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। भ्रम ना खोएं, सत्य को पहचानें। नमस्कार।